नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चीनी की, जहां पर एक्सपोर्ट पर बैन लगता हुआ नजर आया है सितंबर 2026 तक। क्या है डिटेल्स, क्या है इम्पैक्ट, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर डिमांड को लेकर अब चिंताएं निकल के आई हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने और PM अपील के बाद बाजार को लगता है कि वॉल्यूम्स में इस साल अब यहां पर 20 से 30% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री रेणुका शुगर्स के डायरेक्टर अतुल चतुर्वेदी, धीर संस ज्वेलर्स के डायरेक्टर राघव धीर एंड KD एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और हेडलाइन क्लियरली आज यहाँ पर चीनी की तरफ से आ रही है। अतुल जी, चीनी के एज अ सेक्टर में काफ़ी इश्यूज हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। FRP लगातार बढ़ती रह रही है, MSP नहीं बढ़ा है, एथेनॉल प्राइस रिवीजन नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट्स आपने मांग के लिया और वो भी अब यहाँ पर बैन होता हुआ नजर आया है। क्रॉप एस्टिमेट्स आपको क्या नजर आते हैं यहाँ से, और क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इंडस्ट्री की ये जो सिचुएशन है ना, वो गवर्नमेंट के दरवाजे पे 24 घंटे को इंडस्ट्री को रहना ही पड़ेगा। जहां तक आपने क्रॉप की बात बोली है, क्रॉप को जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे वो कहीं ज्यादा थे, और एक्चुअली में जब फाइनली क्रशिंग खत्म हुई है प्रैक्टिकली, तब वो दिखाई दे रहा है कि वो एक्चुअली उतना नहीं है। पहले तो बातें हो रही थी कि 31 मिलियन टन या उससे ज्यादा होगा, और अब जाके जो क्लोज हुआ है वो 27.75 के आसपास में हिंदुस्तान की शुगर प्रोडक्शन क्लोज हुआ है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको ये चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि शक्कर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, इसलिए उन लोगों ने बैन कर दिया। और हम लोगों का तो ये मानना है कि ये बैन वेरी मच ऑन द कार्ड्स था, क्योंकि पिछले 2 महीने से उन लोगों ने जो स्वैपिंग होती है ना, जो नॉर्थ की जो शुगर मिल्स खुद नहीं एक्सपोर्ट करना चाहती, वो एक्सपोर्ट कोटे को बेच देती थी, उसका क्लियरेंस गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीने से रोक रखा था। तो राइटिंग वॉज ऑन द वॉल कि कहीं ना कहीं ये बैन आ जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों के जितने परिचित लोग थे उनको तो मेरा यही एडवाइस थी कि तुम अपने सारे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन जरूर डाल दो कि एक्सपोर्ट बेसिस गवर्नमेंट्स पॉलिसी, सो दैट यू डू नॉट गेट इनटू ट्रबल। क्योंकि अभी पर एक चीज मैं जरूर इतना शेयर करूंगा कि इस बार इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने ये थोड़ी सी अच्छी बात की है कि जो भी कार्गो आउट ऑफ चार्ज है कस्टम्स के, या जो अंडर लोडिंग है, उसको गवर्नमेंट ने नहीं बैन किया है। पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि जो अंडर लोडिंग थे वो भी बैन कर दिए थे। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ये सेंसिबल है। और मेरा ये मानना है, जहां तक क्लोजिंग स्टॉक की आपका क्वेश्चन था, कि हम लोग गिनते हैं कि 4.5 मिलियन टन के आसपास का ओपनिंग स्टॉक था, और अगर प्रोडक्शन 27.75 को गिने हैं और एक्सपोर्ट को 7 से 8 लाख टन गिने, तो क्लोजिंग स्टॉक मैं समझता हूँ 1 मिलियन टन के आसपास घटेगा, विच मीन्स क्लोजर टू अबाउट 3.5 मिलियन टन और देयर अबाउट्स। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि डिसीजन मेकर्स आर कंफर्टेबल विद मिनिमम 6 मिलियन टन स्टॉक, जो कि करीबन 2.5 महीने के कंजम्पशन के बराबर है। तो वो अभी थोड़ा, मैं समझता हूँ क्लोजिंग स्टॉक घटेगा इस मंथ में। और अतुल जी, देखनी चाहिए। अगर ओवरऑल नंबर्स देखें तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रोडक्शन 27.5 है, ये ऑफ कोर्स नेट है, कंजम्पशन हम 28 लेकर चल रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा टाइट सिचुएशन आगे यहाँ पर लगा रह सकता है, और फिर ये एल निनो का साल है। नो डेफिनेटली, पर मैं समझता हूँ जितना प्रोडक्शन है वो मोर और लेस सफिशिएंट है, क्योंकि शुगर का भी कंजम्पशन मैं समझता हूँ, जैसे एडिबल ऑयल का थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, वैसा ही शुगर का भी कंजम्पशन स्लाइट ड्रॉप है। तो आई वुड नॉट प्लेस शुगर कंजम्पशन अबव 27.75 और देयर अबाउट। तो मोर और लेस वो कहेगा। बट एल नीनो इज द जोकर इन द पैक। अगर एल नीनो ने तकलीफ दी, और बरसात मतलब गन्ने के इलाके में जैसे महाराष्ट्र हुआ, या अपना कर्नाटका हुआ, या यूपी हुआ, यहाँ पे अगर तकलीफ हो गई रेंज की, तो एक क्वेश्चन मार्क उठेगा। और वो क्वेश्चन मार्क मुझे ज्यादा डर लगता है कि एथेनॉल के ऊपर ना उठे, क्योंकि अब फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट भी चालू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अतुल जी, एक इमीडिएट रिएक्शन हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आता हुआ देखा है। रॉ एंड वाइट दोनों में ही यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। डेफिसिट के साथ हम इंटरनेशनल एस्टिमेट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितना बड़ा स्टेप ये ग्लोबल के हिसाब से होगा?
ग्लोबल के हिसाब से डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि देखिए यूरोप का भी प्रोडक्शन का ड्रॉप कहते हैं 12 से 14% के आसपास है। इनफैक्ट थाईलैंड का भी प्रोडक्शन घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और हिंदुस्तान का प्रोडक्शन भी जो अगर एल नीनो का इफेक्ट हुआ तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बेहतर रहने वाला है। पर इट इज अर्ली डेज टू स्टार्ट कमेंटिंग ऑन इंडियन क्रॉप नंबर, बट डेफिनेटली एल नीनो की जितनी बातें हो रही हैं उसका असर नेगेटिव ही होगा। तो ओवरऑल जो पहले बातें हो रही थी कि वर्ल्ड सरप्लस है शुगर में, अब जो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि वो वर्ल्ड इज नो लॉन्गर सरप्लस, इनफैक्ट डेफिसिट हो गया है करीबन 2.5 से 3 मिलियन टन का। और जहां तक ब्राजील का सवाल है, ब्राजील में भी अब मैं समझता हूँ एथेनॉल की तरफ डाइवर्जन थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि शुगर में रियलाइजेशन सही नहीं है। और थाईलैंड के अंदर जो शुगर के इतना नीचे दाम हो गए थे, वहां पे सुनते हैं कि कसावा में काफी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें शुगर को थोड़ा एलिवेटेड रख सकती है इंटरनेशनली। ऑलराइट, इसी बीच रुपए को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज आप यहां पर देख चुके हैं कि एक महीने में रुपए में करीबन 3 रुपए की यहां पर गिरावट देखने को मिली है, और नया ऑल टाइम लो हमने यहां पर रुपए में आता हुआ देखा है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 95.93 का हमने अब यहां पर ऑल टाइम लो बनाया है, यानी कि 7 पैसे दूर हैं हम 96 के लेवल से। यहां पर बहुत जोरदार गिरावट यहां पर 3 दिन लगातार देखने को मिली है। ये एक्चुअली आज तीसरा दिन है जब रुपए ने ऑल टाइम लोज बनाए हैं। कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो 106 के आसपास ये स्थित है, वहां पर कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंसर्न जरूर हैं। रुपया इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में एक वर्स्ट परफॉर्मर के तौर पर यहां पर उभरा है, और अगर आपको वो मल्टी मंथ के चार्ट्स यहां पर दिखा सकें कि किस तरह से 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हमने यहां पर कारोबार होता हुआ देखा है, तो लगातार एक गिरावट है। जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, वो वॉर शुरू हुई है 28 फरवरी को, तब से अब तक रुपए में 5 रुपए की गिरावट हमने यहां पर आते हुए देखी है। 3% की गिरावट 1 महीने में, 6% की गिरावट 3 महीने में, इस तरह के ट्रेंड्स हमको यहाँ पर रुपए ने दिखाए हैं। और अगर पिछले 6 महीने की बात की जाए तो करीबन 8.5% की गिरावट है। पिछले 12 महीने में रुपए में करीबन 13% की गिरावट बनती हुई नजर आई है, जोरदार गिरावट के साथ यहाँ पर। और क्लियरली इसके ऊपर नजर रहेगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि 6-7 पैसा अब हम दूर हैं यहाँ पर 96 के लेवल से। एक साइकोलॉजिकल मार्क वो बनता हुआ नजर आया है, और रुपए में जोरदार गिरावट का एक जो आलम है वो यहाँ पर अभी भी जारी है। अतुल जी, आपको जाने दें उससे पहले एक सेंस यहाँ पर रुपए में है। मुझे याद है हम कल परसों भी यहाँ पर बात कर रहे थे, उस टाइम हम चीनी पे नहीं, एडिबल ऑयल पे बात कर रहे थे कि एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, और जिस तरह से रुपए में लगातार गिरावट है, डेप्रिसिएशन है, उसका असर भारत में एडिबल ऑयल प्राइसेस पे लगातार बनता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि मस्टर्ड हैज बीन द बिग सेवियर आज की तारीख में, क्योंकि मस्टर्ड की क्रशिंग ऑलमोस्ट समझ 15-16 लाख टन महीने की हो रही है, विच इज पुटिंग अबाउट 6 लाख टन के आसपास तेल मंथली। तो अगर तो ये मस्टर्ड इस तरह की क्रॉप ना होती तो मैं समझता हूँ कि अभी ये और ज्यादा तकलीफ देता। और विद रुपया इतना वॉबली हो गया है और एल नीनो की बातें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली बाजार को एलिवेट करेंगी। और जो अभी कुछ सुन रहा था र्यूमर्स कि ड्यूटी बढ़ सकती है या बढ़ सकती, मैं समझता हूँ इस समय ड्यूटी बढ़ने की बात करना भी मतलब मैं समझता हूँ बेबुनियादी होगा। इट डजंट मेक सेंस। तो हिंदुस्तान विल हैव टू ब्रेस इटसेल्फ, क्योंकि अभी ज्यादा फूड की जहां तक सवाल है वो एलिवेटेड ही रहने वाला है, एंड प्राइसेस आर बाउंड टू मूव नॉर्थवर्ड्स। ऑलराइट, जहाँ तक खाने की तेलों की बात है, और तेजी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। अपनी ज़रूरत का 65% हम इंपोर्ट करते हैं। जिस तरह से रुपए में गिरावट है, उसका सीधा असर यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। और जैसे अतुल जी हमें कह रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ाने के जो र्यूमर्स बाजार में हैं, वो लॉजिकली यहाँ पर सेंस नहीं बनाता, बिकॉज ये प्राइसेस को और आगे पुश करेगा। अजय, आप कैसे देखते हैं रुपए को ऑन चार्ट्स? और 96 तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अब है। नमस्कार वंशा जी, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की, रुपए की किस्मत में तो गिरना ही लिखा है, तो अभी तो 97 पे है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट है जी ढंग से कच्चे तेल पे आप नजर रखिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में हमने देखा यूएस ईरान के बीच में कोई भी पॉजिटिव टॉक कुछ भी नहीं हुआ है। और यूएस और चाइना की जो बैठक है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी जस्ट एक डिस्कस चल भी रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने के लिए कौन आया।
तो वहां पे हमने देखा कोई ज्यादा ऐसा सुनने में नहीं आया कि शी जिनपिंग ने बहुत एग्रेसिवली इस चीज पे किया। तो डेट मीन्स वहां से कोई आप बड़ा पॉजिटिव आउटकम मत देखिए उसमें। तो मुझे लगता है ट्रेड टेंशन अभी भी चलते हुए रहेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन में हमने देखा इजराइल और यूएई की कुछ सीक्रेट बैठक हुई है। तो ये सबको देखते हुए कच्चा तेल मुझे लगता है कि ये कंसिस्टेंटली 105 है, जो धीरे धीरे 108 110 तक बढ़ता है। तो इंडिया के लिए डबल वैमी है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल ही सबसे बड़ा एक हम बोल सकते हैं गलत है। पिछले एक साल में करीबन 14% का फॉल हमने रुपए में इसी को जाते हुए देखा है। तो आई थिंक रुपया आई एम एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ 9640 का एक रेजिस्टेंट रहना चाहिए, जहाँ पे मुझे लगता है मई एंड तक मिल जाएगा। साथ में आरबीआई बार बार में कोशिश कर रही है, इंटरवेन भी कर रही है, बट 9640 आई थिंक दिखना चाहिए मई एंड के। ओके 9640 यहाँ पर मई एंड तक देखने को मिल सकता है, यानी कि अगले 15 दिन भी यहाँ पर रुपए के लिए थोड़े से वीक रह सकते हैं और गिरावट रुपए में एक्सपेक्टेड है। वो आप देख सकते हैं पिछले 12 महीने में 13% जैसी गिरावट रुपए ने अब तक दर्ज की है, और ज़्यादा बड़ी गिरावट जो है वो पिछले 3 से 6 महीने में आती हुई नजर आई है। अजय, मेटल्स पे एक ध्यान देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी ओवरनाइट देखने को मिली है। एलएमई थोड़ा ऑल टाइम हाई से दूर है, लेकिन यूएस कॉपर में हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा। जिंक 3.5 साल के हाइज पर है, एल्यूमिनियम 4 साल के हाइज पर ओवरनाइट मार्केट्स में बनता हुआ दिखा है। ऑफ कोर्स चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा है, माइन क्लोजर्स की चिंताएं यहाँ पर लगातार हैं। आपको लगता है कुछ मनी यहाँ पर रोटेट हो रहा है? ये चीज हमने लास्ट ईयर बात की थी जब सुपर साइकिल में मुझे मालूम था, आज आप मेटल कहेंगे मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी भी मुझे लगता है कि बेस मेटल में बड़ी तेजी स्टार्ट नहीं हुई है। कॉपर में आप ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मई से लेकर अब तक जो हमने तेजी देखी है बहुत ही वाइटल है। साथ में हाँ, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता जरूर है, बट अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर चाइना से आ रहे हैं, सप्लाई साइड कंसर्न है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एलएमई पे हम 16,000 16,500 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में 1600 तक के लेवल है। अब जिंक और एल्यूमिनियम में भी देखिए कि यहाँ पे जल्द 4000 का लेवल हम एलएमई पे तोड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई की चिंता बनी हुई है, जिसके चलते हमने सारे बेस मेटल देखा। अच्छा, एक चीज और है, मंडे के दिन हमने देखा था कि चांदी में काफी बड़ी तेजी आई थी गोल्ड को छोड़ के। यहाँ पे भी हमने देख रहे हैं कि जैसे चांदी की कोई डायरेक्ट माइन नहीं है, जिस ढंग से हमने जिंक और कॉपर में जो तेजी देखी पिछले हफ्ते भर में, उसी का असर चांदी पे भी हमने आते हुए देखा है। तो कुल मिला के सप्लाई कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न है, जो बेस मेटल को अभी भी एलिवेटेड लेवल पे रहेगा। करंट लेवल से भी मैं मान के चलता हूँ कम से कम 7 से 8% की तेजी पूरे बेस मेटल पैक में बना रहेगा। यहाँ पे लेड पे भी नजर रखिए, क्योंकि काफी सुस्त कमोडिटी रहती है, 200 के ऊपर जनरली जाते नहीं है। जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ा हुआ है, हम देख रहे हैं बैटरी के जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं लेड को और निकल को दोनों को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हम 210-12 तक का लेवल लेड में, एल्यूमिनियम हम 400 तक का लेवल, और कॉपर हमने डिस्कस किया ही है कि करीबन 1600 तक के लेवल मिल जाएगा। तो इन ऑल पूरे बेस मेटल में अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और अजय, सोने चांदी को कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर चांदी में जो अच्छी खासी तेजी है वो काइंड ऑफ होल्ड ऑन करती हुई नजर आई है, लेकिन सोना 4700 के आसपास काफी वॉलेटाइल एज एन चॉपी। सो एज ऑफ नाउ 3.8 इन्फ्लेशन का नंबर है, ये चिंता करने वाला है, और कच्चा तेल बिल्कुल भी अभी 100 के नीचे जाने का मूड नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं तो हो सकता है हम दिसंबर तक अब रेट हाइक हम होते हुए देख पाए। अगर ऐसा है तो लॉन्ग टर्म गोल्ड जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। और सिमिलरली चांदी में, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो हमने बड़ा फॉल देखा है, ये दर्शा रहा है कि चांदी आउट परफॉर्मिंग है। देखिए लॉन्ग टर्म सब अपनी जगह पे सही है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि दोनों काउंटर पे अभी जो तेजी आई है कल की, वो खाली ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से हमने ये तेजी देखी है। तो आज मुझे लग रहा है कि प्राइजेस जब तक $90 का लेवल हम इंटरनेशनल में तोड़ते हुए नहीं देखेंगे, नीचे में फिर से 82 81 का इमीडिएट सपोर्ट, बट कुल मिला के वापस हम देख रहे हैं कि 75 76 तक चांदी आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ राघव धीर भी हैं अब यहाँ, जो यहाँ पर धीर सन्स ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं। राघव, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है, एक तो वो, दूसरी तरफ पीएम की अपील, तीसरी तरफ इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक, ज्वेलर्स के लिए ये साल कैसे शुरू हुआ है और आगे अब यहाँ पर क्या सेंस है? नमस्कार, आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे पीएम की स्पीच भी आई है, उससे ऑब्वियसली डिमांड के अंदर 15 से 20% का फर्क जरूर पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा कंज्यूमर है वो थोड़ा कॉशियस रहना चाहता है कि व्हाट वेयर द इकोनॉमी मूव कर रही है। बट ये कहते हुए भी हमें जो लगता है कि एंड ऑफ ऑल इंडिया में कंज्यूमर जो है वो गोल्ड को कभी, उनका डीएनए में एम्बेडेड है प्रैक्टिकली, राइट? तो वो कभी भी उससे दूर नहीं जाते हैं। तो कॉशियस होने के बावजूद भी डिमांड हमेशा गोल्ड की बढ़ती ही रहेगी। बट इसके अंदर पीएम की बात सुनने के बाद हम क्लाइंट्स को ये अपील करते हैं कि आप फंड्स को और नॉन इन्वॉल्व करके अपने पुराने सोने को रीयूज कीजिए,
जो हर एक हमारे इंडियन इकोनॉमी में ऐसा है ही है, हर एक को इसको जोड़कर रखता है। तो आप उसको यूज कीजिए ताकि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम बने, बिकॉज इफ आवर इकोनॉमी अंडर प्रेशर वी ऑल हैव एज अ सिटीजन, हमें देखना जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। राघव, साथ ही साथ किस तरह का प्राइस रेंज आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई से हम करीब करीब $1000 नीचे हैं। आपको लगता है यहाँ से भावों में और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, हमारी इंपोर्ट ड्यूटी भी हायर है, तो हम बेसिकली हायर प्राइसेस यहाँ से आगे देख रहे हैं। देखिए, हायर प्राइस मेरी नॉलेज के हिसाब से भी ऊपर जाएंगे, वापस हम 2 लाख का लेवल टच करेंगे। काफी ये भी बातें आ रही थी कि ड्यूटी हाइक हुआ, उससे कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब भी ड्यूटी, ये पहला बार नहीं है कि ड्यूटी हाइक हुआ है, पहले भी बहुत बार हाइक हुआ है, तो जो इंडियन कंज्यूमर है वो हमेशा ये देखता है कि एंड रिजल्ट में उसको गोल्ड किस भाव में पड़ रहा है, राइट। जैसे हमने पहले भी देखा है, गोल्ड 1,80,85,000 पे टच होकर आया है, और तब भी मार्केट के अंदर डिमांड अगर देखें, बहुत खूब डिमांड थी मार्केट के अंदर। तो आज जो भी ड्यूटी हाइक हुआ वो एंड ऑफ कंज्यूमर 10 से 15 दिन में उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और उसके लिए नया भाव एक नॉर्मल भाव हो जाता है, और वापस जो डिमांड है मार्केट के अंदर वापस निकल आती है। बट जरूर जब भी ड्यूटी हाइक होगा, हम हमेशा 1-2 हफ्ते के लिए डाउनफॉल देखेंगे। बट अगेन टू बी ऑनेस्ट, हमारे ना जैसे इंडियन कम्युनिटी में बोला जाता है डीएनए में एम्बेडेड है, उन्होंने वापस आके सोना खरीदना ही है, उससे कभी दूर नहीं जा सकते, बिकॉज ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना हुआ है हमारे भारत के लिए कि कभी भी कोई जरूरत हो तो सोना हमेशा हमारे लिए खड़ा है। राघव, वो बात सही है, लेकिन इस बार हमने, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंपोर्ट ड्यूटी हाइक, जो पीएम की अपील है अगले 1 साल तक ना खरीदें, उसका कितना असर आप आता हुआ देखते हैं? आपकी बात सही है, हमारे डीएनए में है, हमारा कोई फेस्टिवल, कोई ओकेजन, कोई शादी ब्याह सोने के बिना पूरा नहीं है, लेकिन पीएम अपील इस बार काम करेगी? आपको लगता है इंपोर्ट ड्यूटी और हाई गोल्ड प्राइसेस के साथ साथ ये एक चीज साथ काम करेगी? बिल्कुल, पीएम अपील बिल्कुल काम करेगी, बिकॉज व्हेन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेइंग समथिंग एज सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें उसको सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो अपील के पीछे बहुत इकोनॉमिक चीजें होती हैं जिसकी वजह से किया जाता है। बट इवन सेड दैट, जो पहला क्वार्टर होता है वो वैसे भी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा स्लो होता है, बिकॉज ओकेजन और वो सब नहीं होते हैं, तो उसके अंदर डिमांड वैसे कम होती है। प्लस अपील के बाद हमें लगता है 15 से 20% की गिरावट अपील डिमांड के अंदर रहेगी। बट इवेंचुअली जब पोजीशंस वापस नॉर्मलाइज 2-3 महीने में होंगी, बिकॉज वॉर सिचुएशन भी ऑब्वियसली इवेंचुअली इंप्रूव होनी ही है, तो उसके बाद 3rd क्वार्टर से वापस डिमांड वहीं पे होकर वापस आएगी। आपको लगता है धनतेरस दिवाली ठीक ठाक जाएगा जैसा हमेशा हर साल जाता है? I 100% believe that, to be very honest. ऑल राइट राघव, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर में एक वीकनेस है, ओवरऑल 15 से 20% की गिरावट वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन धनतेरस दिवाली तक राघव को लगता है कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी और डिमांड यहाँ पर वापस लौटेगी, क्योंकि दिवाली यहाँ पर सोने चांदी के बिना मनानी ही मुश्किल है। अजय, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी कि वो कहाँ जाता है। एक लॉन्गर टर्म विजन है हमारे पास कि अगले 3, 6, 8 महीने कच्चा तेल कैसा रह सकता है? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं वो जरूर Q4 में चीजें को सेटल डाउन, क्योंकि हम समझते कोई भी लड़ाई वो खत्म तो होनी है। तो हमने देखे कुछ रिपोर्ट जो $75-80 की बात कर रहे हैं, वो लग भी रहा है क्योंकि सप्लाई ठीक ठाक है, बट लॉजिस्टिकल इशू है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि Q2 और Q3 तक प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पे रहने चाहिए, बिकॉज अगर समझो ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डैमेज हुए हैं उसको रीइंस्टेट होने में समय लगेगा। सेकेंडली, रशिया यूक्रेन पे भी नजर रखी है, बिकॉज 2 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन के जो स्टेटमेंट आए कि नाउ दिस वॉर इज टुवर्ड्स द एंड, अब वो सीज फायर की तरफ बात कर रहे हैं या एंड की तरफ बात कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अनलेस एंड अनटिल 94-95 के नीचे ब्रेंट होल्ड नहीं करता है वीकली बेस पे, आई थिंक स्काई इज ओपन, मे बी वी कैन सी अगेन प्राइस मूविंग टुवर्ड्स $115-118 फॉर ब्रेंट, बिकॉज नए इवेंट्स, क्योंकि अभी जो 2 हफ्तों से सीज फायर जैसी सिचुएशन चल रही है, ब्लॉकेड चल रहा है, वहां पे कोई नया डेवलपमेंट आया नहीं है अभी तक, और सीज फायर जैसी सिचुएशन लग नहीं रही है मुझे। तो अगर ये एस्केलेशन बढ़ते हैं और अभी भी प्रीमियम बढ़े हुए, आप WTI और ब्रेंट के बीच में देखेंगे तो $4.5-5 का प्रीमियम अभी भी चल रहा है, इट शुड कम डाउन, तो ही हमें क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट हो रही है। तो आई थिंक ऊपर में आप $12-15 तक का लेवल मान के चलिए, अनलेस अंटिल 95 लेवल ब्रीच नहीं करता है। अच्छा, इसका इफेक्ट हमने एथेनॉल पे भी देखा, एग्री प्रोडक्ट पे भी देखा, सभी पे इसका कैस्केडिंग इफेक्ट कंटिन्यू पड़ता हुआ दिखाई देगा।
रुपए में कुछ और गिरावट 95-94 के आसपास। इंटरेस्टिंगली इस वक्त यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में जोरदार भी तेजी देखने को मिली है। 700 पॉइंट एनसीए सेंसेक्स में तेजी है और निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार। किस तरह से आप यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज देखते हैं? अजय, एक फाइनल सवाल आपसे, क्योंकि हमने एक मूव यहाँ पर सोने पे आता हुआ देखा है भारतीय बाजारों में। मिल्क प्राइसेस यहाँ पर कल बढ़े हैं, चीनी के एक्सपोर्ट पे यहाँ पर बैन लगाया गया है, तो क्लियरली काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर हैं और बाजार को ये लगता है कि शायद फ्यूल प्राइसेस, खाने के तेलों के बारे में अतुल जी अभी बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे स्टेप्स हम यहाँ पर शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर ये एल निनो वाला साल है। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर एग्रो में देखते हैं आप? मेरे को पूरे एग्री पैक के अंदर काफी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। जैसे आपने मिल्क की बात की तो देयर वाज ए इंडिकेटर कॉल एसएमपी स्किम मिल्क पाउडर। अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने से एसएमपी के डिमांड और एसएमपी के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे थे, तो लग ही रहा था कि यहाँ पे बढ़ेगा। इसके इम्पैक्ट पे कॉटन सीड ऑयल केक डायरेक्टली रिलेट करता है। कॉटन सीड ऑयल केक इस वक्त 3570 जून वाइदा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि तेजी और बढ़ाएगी क्योंकि इस बार एबिलिटी भी थोड़ा ड्रॉप रहेगा। हायर भाव पर डिमांड थोड़ा कम हो जाता है, बट यहाँ पे 3550 पे आप लेके चलिए जून वायदे को। 3470 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3650 तक के टारगेट हम कॉटन सीड ऑयल केक में देखेंगे। पिछले एक हफ्ते से धनिया में काफी अच्छी गिरावट हमने आते हुए देखी। 13800 का लेवल छूने के बाद 12500 तक आ चुका है। कहीं ना कहीं धनिया बेस बना रहे हैं। फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। टेक्निकली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ड्यू था, वो आ चुका है। 12500 में जून वायदा लेके चलेंगे। 12000 के स्टॉप लॉस से 13500 तक का लेवल हफ्ते भर में फिर से देखेंगे। वहीं गवार सीड गवार गम में कल अच्छी तेजी के बाद मार्केट 5800 के करीब कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मॉनसून एक्टिविटी सामने बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। गवार सीड गवार गम दोनों ही मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी के लिए तैयारी कर रहा है, जहां पे 5750 में जून वायदा लेके चलिए। 5650 के स्टॉप लॉस से 6000 का टारगेट हम मई एंड तक देख पाएंगे जून वायदे में। और वहीं गवार गम की अगर बात करें तो 11300 में लीजिए। 10900 के स्टॉप लॉस से हायर साइड पे मुझे लगता है ये 11800 से 12000 तक का लेवल दिखा सकता है। फेयर पॉइंट था अजय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं एग्रीकल्चर स्पेस में भी जिसका फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।